चलो देखो, पहले मुझे बताओ क्वेश्चंस का क्या हुआ। मैंने तुम लोग को कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? पिछला क्वेश्चन का एक वाला एचयूएफ का पार्टीशन वाला क्वेश्चन है। कितना आया तुम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या जो भी? बाकी सबका कितना आया है? ठीक है। और कोई अलग आंसर है क्या? 4,48,333 with 3 lakh 9 178। क्यों ये वाला नहीं किया तुम लोग का? ये वाला आंसर सही है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो। आपके बाद एक बार आंसर की ग्राफ देखिए। हाँ, X and Sons HUF purchased the land for 1,20,000 in previous year 2-3 है ना? In previous year 6-7 a partition took place when Mr. A, co-partner, is allotted this plot valued 1,50,000. Okay. In previous year 7-8 he has incurred expenses of 2,35,000 towards fencing of the plot. Mr. A sells this plot of land for 15 lakhs in previous year 23-24 और 20,000 का खर्चा इनकर किया। तो बेटा 15 लाख एफबीओसी माइनस एक्सपेंस 20,000 14,80,000 माइनस ICOA इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अब ये जो प्लॉट था 1,20,000 का खरीदा था HUF ने, ठीक है, और ये मिल गया पार्टीशन में। जब पार्टीशन में मिला तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। हम कॉस्ट क्या लेते हैं? टू द प्रीवियस ओनर। तो प्रीवियस ओनर कौन था? HUF के हाथ में कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 कॉस्ट थी। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेना है इनटू 348 डिवाइडेड बाय 23 का CII 105। तो 3,97,714 और उसने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इनकर किया 2,35,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय कब किया? 7-8 में किया। 7-8 का CII 7-8 का CII 129 6,33,953 4,48,333। ठीक है, अभी तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
देखो, मिस्टर आर होल्ड्स 1000 shares of Star Mines Limited, an unlisted company acquired in previous year 2001-2 at the cost of 75,000. ठीक है, 1000 शेयर 75,000 के उसने लिए. He has been offered right share by the company in the month of August 2023 at 160 per share in the ratio of 2 for every 5 held. है ना, मतलब 2 शेयर खरीद सकते हैं हर 5 के लिए. तो 1000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 कर देंगे, इतने शेयर वो खरीद सकता है. ठीक है, कितने में खरीद सकता है? 160 रुपीज पर शेयर में वो खरीद सकता है. उसने किया क्या? उसके पास दो रास्ते हैं ना. He retains 50% of the right. रिटेन कर लिया मतलब खुद एक्सरसाइज करेगा. ठीक है, and renounces the balance right in favor of Mr. Q for 30 per share in September 2023. बेटा उसने राइट रिनाउंस किया है कितने रुपए में? 30 रुपीज में. ठीक है, मतलब मिस्टर क्यू से उसने 30 रुपीज पर शेयर ले लिए. ठीक है, टोटल शेयर वो कितने ले सकता है? राइट के 400 ले सकता है. ठीक है, तो मतलब 200 वो खुद ही लेगा और बाकी 200 शेयर्स के लिए उसने रिनाउंस कर दिया. ठीक है, all the shares are sold by Mr. R for 300 per share in January 2024. उसके पास जितने शेयर्स हैं वो उसने बेचे. ठीक है, तो उसके पास पहले से 1000 शेयर्स थे प्लस उसके पास और कितने शेयर्स आए? 200. ठीक है, मिस्टर क्यू sells his share in December 2023 at 280 per share. तो R का और Q का. ठीक है, कैपिटल गेन दोनों का निकालना है. बताओ, खुद से ट्राई करोगे अभी? राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट याद है? रिनाउंस किया है तो जितने में रिनाउंस किया है वो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा. ठीक है, और अगर खुद अक्वायर किया है तो कुछ नहीं, जितने में एक्वायर किया है वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी. जिसने राइट खरीदा है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर की कितनी पड़ी होगी? अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस राइट का प्राइस. ठीक है, चलो ट्राई करो इसको.
ठीक है, तो इससे चार्ट बनाकर ही करना। क्यू का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 28 नहीं आ रहा है। 200 शेयर्स कितने में बेचे? 200 इंटू 300 में बेचे ना। और ये 200 शेयर उसने लिए कितने में थे? राइट कितने का था उसके पास? 160 का। तो कितने में लिए थे? 32 में। इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो 60 में से 32 गए, कितने बचे? 28। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो सीधा सीधा निकल जाता है। ठीक है, समझ गए हो क्या? हाँ, चलो शीट का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ही। देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। The Assisi was a company carrying on business of manufacture and sale of art silk cloth. ठीक है, it purchased machinery worth 4 lakhs on 1/5/2007 and insured it with United India Assurance Limited against fire, flood, earthquake, etc. The written down value of the asset as on 1/4/2023 was 2,88,000. 8,800. Insurance policy contained a reinstatement clause requiring the insurance company to pay the value of the machine as in the date of the fire, etc. in case of destruction or loss. The fire broke out in August 2023, causing extensive damage to the machine of the assessee, rendering them totally useless. Okay? The assessee company received a sum of 6 lakh from the insurance company on 15th March 2024. Discuss the issue arising on account of transaction and their treatment. मुझे बताओ क्या इशू है ये? ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट नॉर्मली तो टैक्सेबल नहीं होता, बट अगर फायर, कुछ केसेस थे, है ना, 4 केसेस थे, उनके वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हुआ हो तो फिर इंश्योरेंस क्लेम मिला हो तो फिर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। तो क्या ये 4 केसेस में कवर हो रहा है? फायर एक्सप्लोजन, याद आया? फायर एक्सप्लोजन वो 4 केसेस में इंक्लूडेड है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है, तो मतलब कैपिटल गेन आएगा, राइट? ठीक है, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट था, इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा था, राइट? डेप्रिसिएबल एसेट के बारे में एक चीज बाद में लिखवा भी दूंगी, हमेशा याद रखना, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमेशा क्या आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या लेते हैं? WDV लेते हैं। समझ में आया ना? उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो हम कम वाली वैल्यू ही ले रहे हैं, राइट? ठीक है, और वो भी इमीडिएट वाली वैल्यू हम ले रहे हैं, इसीलिए हम क्या निकालते हैं? हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकालते हैं। ठीक है, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। क्लियर है? हम WDV माइनस करेंगे कॉस्ट की जगह। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, बट इसमें अपन को बताना है कि केस क्या है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्कस द इशू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो हमको यहाँ पे समझाना पड़ेगा वो सेक्शन जो लग रहा है जिसकी वजह से कैपिटल गेन आएगा। ठीक है ना? तो पहले अपन नोट डालेंगे, फिर अपन कैपिटल गेन निकाल के करो। याद है कौन सा सेक्शन नंबर था? 45(1)(a), सेक्शन 45(1)(a। कैसा चाह रहे हो, मैं डिक्टेट कर दूं? चलो लिख लो। देखो, एज पर सेक्शन 45(1)(a),
as per section 45(1)(a), if any asset is destroyed due to fire, if any asset is destroyed due to fire and assessee received insurance claim, and assessee received insurance claim, then it is treated as transfer. Then it is treated as transfer. And capital gain is applicable कौन सी ईयर में? In the year in which insurance claim is received. Very good. Capital gain is applicable in the year in which insurance claim is received. अब कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं? Previous year 23-24, assessment year 24-25. प्रीवियस ईयर एसएससी का नाम नहीं पता है, नहीं तो अपन वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर अपन लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. कुछ बंद हुआ क्या? मेरी क्लास का टाइम है, आप लोग खा. पीछे वाला एक हो गया क्या भाई? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन है ना. सबसे पहले एफबीओसी. एफबीओसी में क्या लेते हैं अपन? इंश्योरेंस क्लेम के केस में जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है? तो अपन ₹6 lakhs माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, तो नेट कंसिडरेशन माइनस सीओए. सीओए में बेटा ये क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट था तो हम क्या लेंगे? डब्ल्यूडीवी. डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 2,88,100. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है? मैंने ट्रू फॉल्स वाला भी क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था ना? ट्रू फॉल्स वाला नहीं दिया था? ठीक है, एंड में डिस्कस करेंगे. चलो सेक्शन, नया सेक्शन पढ़ रहे हैं. सेक्शन 50B ऐसे लिखना, ठीक है? 50B सेक्शन का ही नाम है, नंबर है. सेक्शन का नाम है बेटा, बहुत ही अच्छा सेक्शन है, स्लम सेल. स्लम सेल, ठीक है? देखो स्लम सेल कब बोलते हैं? जब जैसे मान लो एक बिजनेस है, उसके 1 2 3 यूनिट्स है. अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? और बिजनेस ने क्या किया? पूरा का पूरा यूनिट ही उठाकर क्या कर दिया? बेच दिया. अब बेटा उस यूनिट के अंदर बहुत सारे अलग अलग असेट्स होंगे, बहुत सारी लाइबिलिटी भी होगी, ठीक है? बट अलग अलग असेट्स को वैल्यू असाइन नहीं करी.
मतलब मैं ये रूम बेच रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्क टेबल भी है, चेयर भी है, कंप्यूटर भी है, एसी भी है, प्रोजेक्टर भी है, स्क्रीन भी है, बट मैं ये सारे असेट्स को अलग अलग वैल्यू असाइन नहीं कर रही। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि एसी कितने में बेचा, फैन कितने में बेचा, प्रोजेक्टर कितने में बेचा, कंप्यूटर कितने में बेचा, सबका अलग अलग डिसाइड हम नहीं कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि हम ये रूम 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? स्लम सेल। मतलब समझ में आ गया? ठीक है, चलो मतलब से स्टार्ट करते हैं, लिखो स्लम सेल। स्लम की स्पेलिंग देख लेना। Slum sale means transfer of undertaking. Slum sale means transfer of undertaking, comma unit, comma business for lump sum consideration. For lump sum consideration without assigning value of, without assigning value to, without assigning value to individual assets and liability. कोई अंडरटेकिंग बेची, कोई यूनिट बेचा या कोई बिजनेस ही बेच दिया, इसके अंदर बहुत सारे एसेट्स लायबिलिटीज होंगे, बट हमने इंडिविजुअली एसेट्स और लायबिलिटी को वैल्यू असाइन नहीं करी। एक लमसम कंसिडरेशन तय किया कि पूरा का पूरा बिजनेस इतने में हम बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में अब हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे वो समझो, ठीक है। तुम लोग बाद में कॉपी करना, पहले समझ लो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इस केस में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको एफबीओसी चाहिए उसके लिए, ठीक है। एफबीओसी में अपन लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। इसके लिए एक रूल बना हुआ है बेटा, ठीक है। रूल एज पर रूल 11 यूएई, रूल का नाम है, ठीक है। यहाँ नीचे बताते हैं क्या नाम है, 11 यूएई, ठीक है। ये बोलता है कि या तो आप एफएमवी ले लो ऑफ यूनिट जो आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है, या फिर आप एफएमवी ले लो ऑफ कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हुआ है। अगर आपको रुपीस में कंसिडरेशन मिला है तो फिर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। कभी कभी एसेट्स ट्रांसफर होते हैं ना, ठीक है, तो मैंने यूनिट ट्रांसफर किया, उसकी जगह मुझे उस एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपना यूनिट ट्रांसफर कर दिया, और उस दूसरी कंपनी ने अपने कंपनी के क्या दे दिए, शेयर्स कंसिडरेशन में, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन मिला उसका एफएमवी, या फिर जो आपने यूनिट ट्रांसफर किया है उसका आप एफएमवी ले लोगे, जो कि गिवन होगा तुम लोगों को क्वेश्चन में। इन दोनों में से विचएवर इज हायर ले लेंगे, ठीक है। इतने डिटेल में वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। एफबीओसी कंसिडरेशन हमेशा एक ही दिया होता है मेंशन्ड क्वेश्चन में तुम लोगों के लेवल पर, ठीक है ना। क्लियर है क्या? तो कंसिडरेशन हमको दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बस हमको क्या करना है, जो यूनिट ट्रांसफर किया उसका एफएमवी और जो कंसिडरेशन मिला उसका एफएमवी, व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। एफबीओसी डिसाइड हो गया अपना, राइट। उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा बताओ? ट्रांसफर एक्सपेंस तो एज इट इज माइनस कर देंगे अपन। ये क्या आ जाएगा अपना? ठीक है, माइनस करेंगे सीओए, ठीक है। पर सीओए में अब अपन को क्या लेना है? अपन को लेना है नेटवर्थ। क्या लेना है? नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? नेटवर्थ में बहुत सारे एसेट्स हैं, क्योंकि तो कुछ डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे,
डेप्रिशिएबल एसेट्स की क्या ले लोगे, डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अदर एसेट्स होंगे जो डेप्रिशिएबल नहीं है, जैसे करेंट एसेट्स होंगे कुछ कुछ जो डेप्रिशिएबल नहीं है, जैसे स्टॉक होगा, कैश होगा, ठीक है, उसका क्या ले लोगे, बुक वैल्यू, ठीक है, माइनस कर दोगे लाइबिलिटी बुक वैल्यू पर, तो क्या आ जाएगी, नेटवर्थ, वो भी लिखवा देती हूँ अभी, ठीक है, समझ में आया, नेटवर्थ। अच्छा हम इंडेक्स नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसमें डेप्रिशिएबल एसेट्स भी हैं और सारे एसेट्स अलग अलग टाइम पे खरीदे गए होंगे, तो हम कोई इंडेक्सेशन नहीं करते सम सेल के केस में, सिर्फ नेटवर्थ निकालेंगे और नेटवर्थ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, समझ में आया, ठीक है। नेटवर्थ कैसे निकालोगे, मैं यहाँ नीचे बता देती हूँ तुम लोगों को, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे बेटा, दो चीजें लेंगे, एक तो पहले असेट्स, असेट्स में क्या लेंगे, डेप्रिशिएबल असेट्स। अच्छा डेप्रिशिएबल असेट्स ना हर बिजनेस अलग अलग रेट से डेप्रिसिएशन लगाता है, बट इनकम टैक्स में अपन पीजीबीपी में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स में डेप्रिशिएबल डेप्रिसिएशन लगाने के रेट्स दिए हुए हैं, आपको एज पर आईटी एक्ट क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। तो अपन को ये जो डब्ल्यूडीवी लेनी है ना, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेनी है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन अलग निकालते होंगे, बट वो हर साल इनकम टैक्स पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन निकालते होंगे, तो हमें डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट लेनी है, ठीक है। अदर एसेट्स जो है जो डेप्रिशिएबल नहीं है, जैसे कि लैंड हो गया, स्टॉक हो गया, उसकी आप क्या ले लोगे बेटा, बुक वैल्यू, ये दोनों को टोटल कर दो तो टोटल एसेट्स आ गए, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का आप ले लो बुक वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी नेट वर्थ, समझ गए हो, ठीक है, सम से बहुत सिंपल है। अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्थ वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ती है, पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें से असेट्स निकालो, माइनस करो, लाइबिलिटीज नेटवर्थ निकालो, फिर कैपिटल गेन निकालो, ठीक है, तो पर रहता बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कॉपी करो, फिर नीचे के दो नोट्स कॉपी करो। अच्छा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, एक सेकंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है, मैं अभी लिखवा देती हूँ, ठीक है, पहले इतना कॉपी करो। एक्चुअली इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ना यूनिट के हिसाब से देखते हैं, यूनिट कितना पुराना है, ठीक है, वो भी लिखवा देती हूँ मैं। हो जाए तो बता देना, मैं नीचे का दिखा दूंगी तुम लोगों को।
कंप्यूटेशन सबने लिख लिया है क्या? ये दोनों चीजें लिखो, उसके बाद कुछ नोट्स और लिखेंगे। लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है ये डिसाइड कैसे करेंगे? हाँ, ये भी नोट है, ये नोट नंबर 1 इसको कर देना 2, थर्ड नोट। पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडरटेकिंग की मोर देन 3 years है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडरटेकिंग की 3 years और लेस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा बेटा। हाँ, थर्ड कैटेगरी। अगर सिंगल डेप्रिशिएबल एसेट बिक रहा है तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पर ये स्लम सेल है ना, इसमें सब कुछ मिक्स अप है, ठीक है? तो इसमें अंडरटेकिंग वाइज अपन देखते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अपन को और ध्यान में रखने हैं। ये वाला चार्ट बना लोगे तो बता दो, फिर मैं नोट नंबर 4 लिखवाऊं। बताओ बेटा, बहुत सारे बिजनेसेस में असेट्स को रीवैल्यू करके रखते हैं, बट हमको रिवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। मतलब अगर रिवैल्यू करके उसको बढ़ाया हुआ है या कम किया हुआ है तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, रिवैल्यूएशन के पहले की वैल्यू पहुंचनी पड़ेगी अपन। ठीक है, तो लिखो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, हाँ, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट शैल बी इग्नोर्ड शैल बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा बेटा, अगर बुक्स में गुडविल दिख रही है और वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हो सकता है कि बैलेंस शीट में क्या दिख रही हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखा के रखी हो। ठीक है, एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखा दी। हमको सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू को क्या मानना है? 0। समझना है? अगर गुडविल परचेज होती है तो हम उसकी वैल्यू लेते हैं, बट अगर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसकी वैल्यू क्या मानते हैं पर? 0। ठीक है, तो लिखो वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल
value of self-generated goodwill in assets. Value of self-generated goodwill in assets shall be taken as nil. Shall be taken as nil. बेटा अपन पीजीबीपी में एक सेक्शन पढ़ेंगे 35 AD, उसमें ना कुछ असेट्स जो साइंटिफिक चीजों के लिए यूज होते हैं, रिसर्च के लिए यूज होते हैं, उन असेट्स पे 100% डिडक्शन पहले ही साल मिल जाता है। 100% डिडक्शन पहले साल मिल जाता है तो मतलब क्या हुआ, जब आप प्रॉफिट निकालते हो पीजीबीपी में तो आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हो, पर जो आपने असेट्स खरीदे हैं, जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, उसकी पूरी वैल्यू माइनस करते हो क्या? कभी भी एक्सपेंस में लेते हो क्या? उसका क्या लेते हो? सिर्फ डेप्रिसिएशन, है ना। अब मैं डेप्रिसिएशन अगर 10% लगा रही हूँ, मतलब उस असेट का सिर्फ क्या लिया है मैंने? 10% लिया है। बट कुछ असेट्स ऐसे हैं जो 35 AD में लिस्टेड है, जिनका हम 100% एक्सपेंस में ले लेते हैं पहले ही साल। मतलब जिस साल मैंने खरीदा उसी साल उसकी 100% वैल्यू मेरे रेवेन्यू में से क्या हो गई? माइनस हो गई। तो मतलब 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ना एज पर इनकम टैक्स एक्ट मैंने उस पर, तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो उसकी वैल्यू क्या है? 0। समझ रहे क्या? ठीक है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा खर्चे का क्या मिल चुका है? रिडक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो लिखो फॉर नेटवर्थ कैलकुलेशन, फॉर net worth calculation, value of assets, value of assets on which, value of assets on which deduction under section 35 AD, पूरा सेक्शन का नाम ही 35 AD है, ठीक है। AD is not subsection या clause, 35 AD ऐसा सेक्शन। claimed deduction under section 35 AD claimed is taken as nil। जिस भी असेट पर 35 AD का डिडक्शन अपन क्लेम कर चुके हैं, उसकी वैल्यू भी अपन क्या लेंगे बेटा? 0 लेंगे। समझ गए हो क्या? ठीक है, एक आखिरी पॉइंट लिखते हैं अपन स्लम सेल का, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखेंगे। बेटा इसमें मैं पूरा का पूरा यूनिट सेल कर रही हूँ, तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर स्टॉक भी आ जाएगा? उस यूनिट के अंदर नॉन करेंट एसेट्स तो होंगे ही, पर स्टॉक भी तो होगा। अच्छा, स्टॉक बेचते हैं तो पीजीबीपी आता है ना। स्टॉक जनरली अपन बेचते हैं तो क्या आता है? पीजीबीपी आता है। बट यहाँ तो वो यूनिट के साथ बिक रहा है, उस यूनिट के अंदर एक छोटा सा हिस्सा स्टॉक का है। समझ में आया? तो यहाँ जब वो यूनिट के साथ स्लम सेल में बिक रहा है तो हम स्टॉक में पीजीबीपी कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आया? उसको भी नेटवर्क में ही क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। क्लियर हुआ ये? ठीक है, स्टॉक जो बिक रहा है वो पूरा यूनिट है, उसके अंदर बहुत सारे असेट्स हैं, उसके अंदर स्टॉक भी है। ठीक है, तो बेटा इस पूरे यूनिट के साथ ये स्टॉक भी तो बिक जा रहा है ना। अब जनरली जब स्टॉक अपन बेचते हैं तो कौन से हेड के अंदर स्टॉक डालते हैं? पीजीबीपी के अंदर, राइट। पर जब ये यूनिट के साथ स्लम सेल के अंदर सेल हो रहा है तो हम इस स्टॉक पर पीजीबीपी कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ में आया है ना? लिखो नो प्रॉफिट, पक्का समझ में आ गया तुम लोग को ये पॉइंट? हाँ, नो प्रॉफिट अंडर पीजीबीपी, नो प्रॉफिट अंडर पीजीबीपी shall arise if stock is transferred under slum sale, shall arise if stock is transferred under slum sale। stock in trade है, stock is transferred under slum sale।
समझ रहे हो? ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर करके लेकर आना उसको। स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तुम लोग अपनी शीट में देखो, सबसे शुरुआत में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन दिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, इलस्ट्रेशंस में से एक क्वेश्चन है। Mr. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. Akash Enterprise के कितने units हैं? 2. He transferred on 1/4/2023 his unit 1 by way of slum sale for a consideration of 25 lakhs. The fair market value of capital asset of unit 1 on 1/4/2023 is 30 lakhs. तो consideration कितना है? 25 lakhs. But fair market value of unit transferred कितना है? 30 lakhs. तो rule 11 UAE क्या बोलता है? Whichever is higher ले लो. ठीक है, तो हम FMB of unit transferred ले लेंगे. ठीक है, unit 1 was started in the year of 2005-2006 और कब बेच रहा है वो? 23 में. तो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. His expense incurred for this transfer were 28,000. ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है बेटा. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ते हैं. कैपिटल दिया है, ठीक है. रीवैल्यूएशन रिजर्व दिया है फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1. इसका मतलब है बिल्डिंग यूनिट 1 की क्या की हुई है? रिवैल्यू की हुई है. और हमको रिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या करना है? हटाना है, याद रखना. ठीक है, बैंक लोन दिया है 70% यूनिट 1 का है. ट्रेड क्रेडिटर दिया हुआ है 25% यूनिट 1 के है. असेट साइड देखो, बिल्डिंग दी है, मशीन दी है, डेटर, अदर असेट्स. नीचे की अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. Revaluation reserve is created by revising upward the value of building of unit 1. मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा के रखी है, तो हमको रिवैल्यूएशन रिजर्व से माइनस करना पड़ेगा, है ना. 12 लाख की बिल्डिंग है, उसमें से 3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या कर देंगे? माइनस. तब बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी बिफोर रिवैल्यूएशन. ये क्लियर है? ओके. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. यही तो slum sale होता है कि individual asset को कोई value assign नहीं करी. Other assets of unit 1, other assets दिए हुए ना 1,50,000 के, है ना, includes patents acquired on 1/7/2001 for 50,000 on which 21 में acquire किया for 50,000 on which no depreciation has been charged. बेटा पेटेंट पे 25% का रेट है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. ठीक है, लिख लेना वहां पर, क्योंकि अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पीजीबीपी में पढ़ेंगे रेट्स. 25% का डेप्थ लगता है. तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, पर हमें तो क्या लेना है? WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो अदर असेट्स में 1 लाख तो ले लो एज इट इज, पर 50,000 पेटेंट का है, उसको डेप्रिशिएट करो 1 अप्रैल 2023 तक. ठीक है, और वो जो WDV आएगी उसको अपन कंसिडर करेंगे. समझ गए हो क्या? है ना. कंप्यूट कैपिटल गेन एज पर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. पेटेंट की वैल्यू कितनी आएगी जरा कैलकुलेटर पर निकाल के बता दो. मंथ्स का कंसिडरेशन मत करना. नहीं,
फ्लैट 25%। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, WDV से लगाना, ठीक है। नहीं, 50,000 का लिया, माइनस कर दो पूरे साल का 25% का डेप्थ, कितना आ गया? 37,500। फिर माइनस करो 25%, 22-23 का WDV पर, ठीक है। माइनस किया, कितना आ गया? ये आ गया 1/4/2023 का WDV, ठीक है। मंथ संबंधी कंसिडर देखिए, 25% पूरा फ्लैट लगाया, ठीक है। समझ रहे हो ये बात? चलो, बस बाकी तो तुम लोग कैलकुलेशन करोगे क्या? क्या निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तुम लोगों को? नेटवर्थ। नेटवर्थ में एक एक एसेट कंसीडर करोगे। बिल्डिंग का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, 23-24 के स्टार्टिंग में तो बिक रहा है ना, 23-24 का नहीं लगेगा। बताओ, ट्राई कर पाओगे खुद से घर पे? ठीक है ना? इसको करके लेकर आओ, फिर अपन कल आगे का समझते हैं। हाँ, अदर असेट 1 लाख बुक वैल्यू कंसिडर कर लो, बिल्डिंग से रिवैल्यूएशन रिजर्व हटा देना, ठीक है। पहले नेटवर्क निकालना। किसका? ओरली कैलकुलेट कर लिया तुमने? पूरा लिख कर दिखाना मुझे कल, समझ में आया? मैं तो बोल रही हूँ बस कि लिख कर लेकर आ जाना, ठीक है।